पाठ 7। ऐसा क्यों? पाठ परिचय। आज मनुष्य वैज्ञानिक तकनीकी उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रयासरत है। प्रतिदिन वह अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करते हुए केवल उपभोक्ता बन रहा है। मानवीय संबंधों की गरिमा और महत्व को भूलकर भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने में जुटा हुआ है। यह निजी स्वार्थों की अंधी दौड़ नहीं तो और क्या है? चर्चा करें। हमारा जीवन निजी स्वार्थों के ताने बाने में गुंथा हुआ है। हम रिश्ते नातों को अपनी उपयोगितानुसार सहेजते संवारते हैं, पर काम निकल जाने पर उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? तर्क सहित विचार करें। जीवन मूल्य, ग्रामीण संस्कृति एवं संस्कारों से परिचय, बड़े बूढ़ों के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव, त्योहारों का महत्व, अपनापन, सहानुभूति, संवेदनशीलता तथा संबंधों को सहेज कर रखने पर विशेष बल देना। एक सुबह जब मैं आम के बाग के बीच से गुजर रहा था, तब अचानक मुझे किसी के कराहने की आवाज आई। मैंने इधर उधर देखा तो आवाज बंद हो गई। फिर और तीव्र कराहने की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं आवाज की दिशा की ओर बढ़ गया। यह देखकर दंग रह गया कि वह कराहने की करुण आवाज वास्तव में कोने में खड़े ठूंठ आम से आ रही थी। मैंने साहस बटोर कर ठूंठ आम से रोने का कारण पूछा तो वह सुबकते हुए बोला, आज मैं निपट अकेला हूँ। मेरा कोई नहीं है और कोई मुझे प्यार नहीं करता। मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। अब मैं किसी के काम भी तो नहीं आ रहा हूँ। फिर कुछ सोचते हुए रुक कर बोला, मेरी स्थिति हमेशा से ऐसी न थी। एक समय था जब मैं युवावस्था में फलता फूलता था। तब सभी पक्षी मेरे चारों ओर मंडराते थे। भंवरे कोयल मुझ पर बार बार आ बैठते थे। कोयल की मीठी आवाज से मेरा रोम रोम खिल उठता था। बच्चे बूढ़े सब फल पाने के लिए मेरे समीप आते थे। मेरी डालियों की ओर ललचाई आंखों से देखते थे। यात्री भी मेरी छाया का आश्रय लेकर अपनी थकान दूर करते थे। पंचायत ने मेरे नीचे बैठकर बड़े बड़े निर्णय लिए थे। गांव के बच्चे मेरी शाखाओं पर चढ़ आंख मिचौली खेलते थे। मैंने कहा, हाँ भाई, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। वह कुछ याद करते हुए फिर बोला, सावन में मुझ पर झूले डाल दिए जाते थे। ग्राम वधुएं गीत गाती हुई उल्लासित भाव से उन झूलों पर झूलती तो मानो मुझ में अपार उल्लास का स्रोत फूट पड़ता था। उन नवयुवतियों की हंसी ठिठोली मीठी मीठी बातें मेरे तन मन को मीठे एहसास से भर देती। उनकी कलाइयों की चूड़ियों की झंकार, पायल की रुंझुन से सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। मैंने कहा, भाई तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए। दुनिया की यही रीत है कि जब तक हमारे लिए जो उपयोगी होता है हम उसे सहेजते हैं, संवारते हैं, पर जैसे ही वह अपनी उपयोगिता खो देता है तो वह हमारे लिए बेकार हो जाता है। मेरी तीखी बात सुनकर मानो वह रो पड़ा हो। कुछ क्षणों के सन्नाटे के उपरांत वह सिसकते हुए बोला, मैंने अनेक वर्षों तक इस गांव की सेवा की है। मैं इन्हें छाया, आम और ठंडी हवा देता रहा हूँ। पर यह मानव इतना स्वार्थी है, ये मुझे अंदाजा न था। क्या कभी कोई अपनों से ऐसे आंखें फेर लेता है? यह मेरी समझ से परे है। कहते कहते वह एकदम चुप हो। मैंने उसे बुलाया पर अब वहाँ सन्नाटा था। मैं सोचने लगा, यही स्वार्थी जीवन शैली आज हम सब अपना रहे हैं। मैंने उसे बताया कि मेरे घर में दादा दादी की भी आज यही स्थिति है। एक समय था जब माता पिता के लिए उनका आदेश सिर आंखों पर था। किसी भी निर्णय के लिए सब उनका मुंह देखते थे, पर आज जब वे बूढ़े हो चुके हैं तो सब कतराते हैं। अब उन्हें कोई नहीं पूछता, कोई उनकी राय नहीं लेता। घर के बड़े बड़े निर्णय वे लोग ही लेते थे। तीज त्योहार पर उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। सारे खर्चे वही किया करते थे।
घर में रिश्तेदारों का तांता लगा रहता था। दादा दादी उत्साह पूर्वक उनकी आव भगत में लग जाते थे। उनके एक आदेश पर माँ पिताजी भी उनके साथ काम में जुट जाते थे। मुझे याद है कि एक बार दादाजी ने मेरे जन्मदिन का आयोजन एक बड़े समारोह के रूप में किया था। उसमें मेरे बहुत से मित्रों को आमंत्रित किया गया था। मेरी माँ बहुत खुश थीं। दादी अक्सर माँ को साड़ी गहने उपहार में देती रहती थीं। मैं और मेरी छोटी बहन का अधिकतर समय उनके साथ ही बीतता था। पर आज जब वे बूढ़े हो गए हैं, उनकी शारीरिक क्षमता क्षीण हो गई है, तो माँ और पिताजी उन्हें हर बार यह कहकर चुप करा देते हैं, बाबूजी आपको कुछ नहीं पता, आप शांत बैठिए। वे बेचारे रुआंसे से दादी की ओर देखने लगते हैं। दादी अपने आंसू छिपाकर उन्हें चुप रहने के लिए संकेत करती हैं। मेरे दोस्त राहुल की दादी जब नहीं रही तो उसके दादाजी बहुत उदास और अकेले से हो गए थे। वे बीमार भी रहने लगे। अब वे घर के बाहर के छोटे मोटे काम भी नहीं कर पाते। कल जब बहुत दिनों बाद मैं उसके घर गया तो राहुल के दादाजी कहीं नजर नहीं आए। पूछने पर पता चला कि उसके माता पिता दादाजी को वृद्धाश्रम छोड़ आए। राहुल ने मुझे यह बात किसी और को बताने से मना किया, क्योंकि उसके माता पिता सभी से यह कहते थे कि राहुल के दादाजी गांव चले गए। मेरी यह बात सुनकर ठूंठ आम गहरी सोच में डूब गया। वह गंभीरता पूर्वक बोला, इस संसार की ये उपयोगितावादी सोच हम सभी को अंधकार में ले जाएगी। अगर हमें पहले सा वही मान सम्मान और स्नेह मिले तो हमारी भी शाखाएं पल्लवित और पुष्पित अवश्य हो जाएंगी। यह कहते कहते वह भाव विभोर हो उठा। मैंने कहा, हाँ भाई, आज हमें भी यह समझना होगा कि रिश्तों का आधार स्वार्थ न हो, नई पीढ़ी द्वारा पुरानी पीढ़ी का तिरस्कार न हो। रिश्ते नाते पुराने कपड़ों की तरह नहीं होते जिन्हें कभी भी उतार कर फेंक दिया जाए। एक परिवार में घर के बड़े बूढ़े तो परिवार की नींव होते हैं। उनके अनुभवों और आशीर्वादों की बौछार से घर के सभी सदस्यों को लाभ प्राप्त होता है। घर की नन्ही पीढ़ी के लिए तो ये बुजुर्ग वरदान होते हैं। इनकी छत्र छाया में पले बड़े बच्चों को केवल अपने माता पिता का ही प्यार नहीं मिलता, अपितु इनके स्नेह और अपनेपन की शीतल छाया का आश्रय भी मिलता है। दादा दादी नाना नानी तो परिवार के सुरक्षा कवच होते हैं। अब मेरे कदम राहुल के घर की ओर दृढ़ता से बढ़ने लगे। मैंने निश्चय कर लिया कि समाज के बुजुर्गों के लिए मुझे आगे बढ़कर कुछ करना ही होगा।